हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेंट्रल फोर्स मोशन की बातें करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है सेंट्रल फोर्स, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाथ्स को हम लोग ट्रेस करते हैं, किस तरह से समझते हैं कि किस तरह की कंडीशन में किस तरह का पाथ आने वाला है। इन सारी बातों पे आज काम करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द सेंट्रल फोर्स। क्या चीज? सेंट्रल फोर्स। ओके, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? अगर आपने थोड़ी थोड़ी सी बातें कभी सीखी होंगी तो सुनने में क्या आया होगा, या नहीं भी सुनने में आया तो मैं आपको सुनाता हूँ सेंट्रल फोर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसके एग्जांपल्स बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन आपने इसको गहराई से भले ही ना समझा हो। ठीक है, तो होता क्या है वास्तविकता में, मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इसके पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा है वो इस तरह का फोर्स लग रहा है जो कि हमेशा इस सेंटर, इसको हम बोल देंगे सेंटर। क्या है ये? सेंटर है। ओके, इस पार्टिकल पे लगने वाला हमेशा जो फोर्स होगा वो इस सेंटर की लाइन में होगा, मतलब इसके अलोंग होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस सेंटर। मान लो ये लाइन है, ठीक है, तो इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी फोर्स लग रहा है, तो दिस फोर्स विल बी अलोंग द लाइन। दैट फोर्स, जो फोर्स एक पर्टिकुलर सेंटर के अलोंग लगता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये मान लो रेडियस वेक्टर आर है और ये आर कैप है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है कोई एफ आर। जो फोर्स इस पे एफ आर लग रहा है, जो फोर्स इस पे एफ आर लग रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एफ आर इंटू इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली एक प्लस माइनस साइन भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर। अगर आपका जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पर आ जाता है माइनस, और अगर वो रिपल्सिव फोर्स है तो वहां पर आ जाता है प्लस। जिस तरह से आप देखते हो, इसका एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर देखते हो, इसका एक एग्जाम्पल कूलम्ब फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर या के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब, चलिए आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर Q1 Q2 प्लस के होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो हमारा रिपल्सिव फोर्स होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स में यहाँ पे प्लस हो जाता है और अट्रैक्टिव फोर्स में यहाँ पर माइनस। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्स, किस तरह का फोर्स है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। तो इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप एफ ई से लिख दो, इसको आप एफ जी से लिख दो, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। क्या होता है? माइनस जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ये हमेशा माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में हमेशा माइनस आता है। ये दोनों एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ किसके? सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स का हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है? एफ आर इज इक्वल टू कोई फंक्शन होगा आर का इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स, दिस इज द काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो क्या बात समझी हमने? सेंट्रल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर सेंटर के अलोंग लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्या इंट्रोडक्शन समझ आया सेंट्रल फोर्स का? क्या इंट्रोडक्शन समझ आया? क्या होता है वास्तविकता में सेंट्रल फोर्स? पक्का 100%? कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें आगे करेंगे हम सेंट्रल फोर्स के बारे में। इसमें अब हम देखेंगे कि अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर पाथ में, हमें नहीं पता इसका पाथ क्या, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अभी हम लोग पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पाथ को उठा करके बात नहीं कर रहे, हम रैंडम किसी भी पाथ की बात कर रहे हैं। मान लो कोई भी एक रैंडम पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एंगुलर मोमेंटम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आती हुई है एंगुलर मोमेंटम, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं कि क्या होता है इसके केस में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एल,
एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, सॉरी अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, हालांकि अभी रोटेशन में आगे आएगा, बट फिर भी इंट्रोडक्शन आपको पता होगा इसका थोड़ा सा कि एल क्या होता है, आर क्रॉस पी। ओके, पी क्या होता है, पी तो अपन अभी 2-3 क्लास पहले पढ़े। मोमेंटम क्या होता है, ये एम इंटू वी। क्या आ जाएगा यहाँ से, एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी। ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा भाई, एक बात और, एक बात और, क्या एक बात और, कि एल की जो डायरेक्शन होगी वो आर और वी के परपेंडिकुलर होती है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। अच्छा, ओके ओके ओके। अब यहां से आप एक काम करो, टॉर्क को डिफाइन करने की कोशिश करो। टॉर्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल, मतलब टॉर्क को हम किस तरह से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अभी हम लोग आगे रोटेशन में सीखने वाले हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी सी पहले ही आ जाती है, ठीक है। तो टॉर्क वही चीज है, आर क्रॉस एफ। ओके, आर क्रॉस एफ, बट एफ क्या है, एफ तो हमारे पास इस तरह से क्या है, आर क्रॉस एफ आर इंटू आर कैप। क्या फोर्स भी आर के अलॉन्ग है, और ये तो आर है ही। क्रॉस प्रोडक्ट करो, आर का आर के अलॉन्ग क्या आएगा, जीरो। क्या जाएगा, जीरो। यानी टॉर्क क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है जीरो, टॉर्क आ रहा है जीरो। अच्छा, हमने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लिया, टॉर्क ये आ गया। एक बात हम ये जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी। और ये किसके बराबर आ रहा है, टॉर्क आ किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। तो क्या यहां से एक चीज निकल करके आई कि एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तात्पर्य क्या निकलता है इसका, कि सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए टॉर्क हमेशा किस पार्टिकल पर हमेशा जीरो होता है, वो कोई भी पाथ ले टॉर्क वहां पर जीरो होता है। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो एक तरह से निश्चित होता है, डिफाइंड होता है कि इतना ही होगा, चेंज नहीं होगा। इस चीज का फायदा हम लोग सेंट्रल फोर्स मोशन में उठाते हैं बहुत सारे इक्वेशंस को डिराइव करने में। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, पक्का। दिस इज द मेन थिंग, मतलब अगर एल कांस्टेंट है यहाँ पर तो इससे काफी चीजें निकल करके आ जाती हैं कि क्या क्या इक्वेशंस यहाँ से बनेंगे, ठीक है, अभी देखते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन बेहतरीन इक्वेशंस बनेंगे एल कांस्टेंट से, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ आई, दिस इज मतलब बेसिक थिंग्स अबाउट द सेंट्रल फोर्स मोशन की। सेंट्रल फोर्स मोशन होता क्या है, इसको फोर्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखते हैं, और बेसिकली फोर्स और सॉरी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन निकल के हम टॉर्क को जीरो किस तरह से लिखते हैं और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट किस तरह से आता है, ये बातें हम लोगों ने बेसिक बेसिक से देख ली। अब थोड़ी सी और आगे की बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो। अब आगे की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बातें आपको थोड़ी सी बता देते हैं, जिसकी हेल्प पूरे चैप्टर में लगने वाली है। बेसिकली सेंट्रल फोर्स मोशन में आपकी इस जो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, क्या चीज़ है, दैट इज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है प्लेन कोऑर्डिनेट क्या होता है। उसमें वेलोसिटी याद करो, मैंने जब कोरियोलिस फोर्स कराया था सेंट्रल उसमें सर्कुलर मोशन में, तो वहाँ पे मैंने सिखाया था कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये बहुत परेशान करता है कि उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरह से निकालते हैं, याद है मैंने सिखाया था। फिर से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं क्या होता है बेसिकली, कि मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है, इसके लिए ये रेडियल वेक्टर आर है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई, या इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं आर कॉमा थीटा के फॉर्म में। अब किस तरह से इसका इंटरचेंज करते हैं वो भी हमें समझ आना चाहिए। उसके मान लो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आर कैप, और ये यूनिट वेक्टर है थीटा कैप, है ना। थीटा कैप इस तरह से होता है और आर कैप आर की डायरेक्शन में होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आर कैप थीटा कैप को हमें लिखना आना चाहिए कि क्या होता है वास्तविकता में थीटा और आर के फॉर्म में। देखो ध्यान से, आर कैप को किस तरह से लिखेंगे, आर कैप को किस तरह से लिखेंगे, जब यहाँ पे आर कैप को लिखना चाहेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। देखो यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा, आर को वन मान, भाई आर कैप कब निकलेगा, जब आर को वन मान के करेंगे तो कॉस थीटा। वैसे आर कॉस थीटा होता है, लेकिन चूंकि हम आर कैप निकालने से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा ओके, थीटा कैप किस तरह से निकालेंगे, थीटा कैप की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पे आप इस तरह से अगर आप खींचोगे, इस तरह से आप खींचोगे थीटा कैप की डायरेक्शन को, यही है ना थीटा कैप की डायरेक्शन, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, देखो
यहाँ से आएगा आपके पास, ये मान लो अगर एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, सॉरी ये थीटा नहीं, थीटा तो ये होगा ना, या इधर से नापेंगे तो ये आपको आ जाएगा 90 माइनस थीटा, आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और थीटा का आपको इस तरह से लिखेंगे, थीटा का आपको लिखेंगे ये होगा एक्स में, ये क्या है कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और नेगेटिव डायरेक्शन तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस ये दूरी क्या होगी आपके पास साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं थीटा के फॉर्म में। ओके, एक चीज अब हमें यहाँ पे निकालनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी। और आर वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर इंटू आर कैप, क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह से, रखो जरा यहाँ पे हम वेलोसिटी और इसको मैंने करवाया हुआ थोड़ा सा इस तरह की चीजें, पूरी एग्जैक्टली है लेकिन काफी हद तक की चीजें मैंने कराई हुई है पहले भी। डी बाई डी टी इंटू आर कैप, इसको आप खोलो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, ए इंटू बी कर दो आर डी आर बाई डी टी, आर डी आर बाई डी टी प्लस आर डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं आर डॉट, क्या लिख सकते हैं आर डॉट। अच्छा डी आर बाई डी टी, यहाँ से मैं आर पता है डी आर बाई डी टी करो, डी आर बाई डी टी करो, यहाँ से डी आर कैप बाई डी टी करो, क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप। डॉट का मतलब क्या होता है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन थीटा का, भाई कॉस थीटा का साइन थीटा और थीटा क्या आ जाएगा थीटा डॉट आई कैप प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप। कोई दिक्कत? क्या आ गया थीटा डॉट कॉमन है और अंदर क्या बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, जो कि है थीटा कैप के बराबर। क्या आ गया यहाँ से माइनस थीटा, सॉरी माइनस नहीं, थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, उठा के यहाँ रख दो, उठा के यहाँ रखो, क्या आ जाएगा इधर इस कर लेते हैं आर इंटू इसकी वैल्यू रख दो थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट आर कैप, इसको जरा रीअरेंज करके लिख लो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। दिस इज द वेलोसिटी। इसको हम लोग यूज में लेने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन को, इसको जनरली हम यूज में लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको अभी पहले से निकाल दिया, हालांकि ये आपको निकालना आना चाहिए खुद से। ठीक है, ये पुराना काम है, ये पहले से निकालना चाहिए। ये आपके सिलेबस में भी है कि वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन आप खुद निकाल के देखो, मैंने पहले भी निकलवाया हुआ है। एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, इसको आप डिफरेंशिएट करो और देखो क्या आंसर आएगा। ठीक है, खुद से डिफरेंशिएट करो और देखो क्या आंसर आएगा। इसको मैंने निकाल रहा हूँ, इसको ए बी से डिफरेंशिएट करो, इसको ए बी से डिफरेंशिएट करके दो बार ही खुलेगा इधर वाला पार्ट और फिर एक एक्सप्रेशन आएगा अच्छा सा। ठीक है, उसको खुद निकाल के देखो, अगर नहीं आता है तो पहले मैंने कोरिलेस फोर्स वाला जो आपका वीडियो पढ़ा होगा उसमें देख लेना जाके। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात हो गई अपने पास। अच्छा, हमने v निकाल लिया, v क्यों अभी मैंने लिख लिया, a क्यों नहीं लिखा, a की अभी जरूरत एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात हम जानते हैं कि अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करा था, L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस v, ये आया था। v की वैल्यू इसमें जरा रखो और पुट करके मुझे बताओ कि L का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहाँ से L का फॉर्मूला क्या आ रहा है। तब तक मैं इधर साफ करके इसको सॉल्व करता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। क्या लिखा है, L इज इक्वल टू आर, सॉरी एम आर क्रॉस v। ठीक है, रख दो वैल्यूज एम आर क्रॉस v, आर क्रॉस v, आर v क्या है हमारे पास, ये आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ओके, ये आर वेक्टर है, ये आर कैप है, सेम डायरेक्शन में होंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका अंदर कराओ, क्या आ जाएगा एम आर क्रॉस आर थीटा, और थीटा और आर परपेंडिकुलर होते हैं तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा कैप। ये आएगी एल की डायरेक्शन। एल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज हम लोग लेते हैं। अच्छा ओके ओके ओके, अभी हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, कि एल जो है वो कांस्टेंट है। वो क्या है,
कांस्टेंट है, और एल अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एम तो पहले से ही कांस्टेंट है, यानी आर स्क्वायर थीटा डॉट भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये क्वांटिटी कभी कभी इस तरह से पूछी जा सकती है कि ये कौन सी क्वांटिटी इनमें से कांस्टेंट होगी फॉर द सेंट्रल फोर्स मोशन, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? पक्का? ओके। धीरे छोटी छोटी बातें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं सब चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये चीज ऐसी हो सकती है, वो चीज ऐसी हो सकती है सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए। बातें क्लियर हो रही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, ठीक है? ओके, हमने एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से लिख दिया। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा शुरू करेंगे इसके पाथ से रिलेटेड, पाथ से और एनर्जी से रिलेटेड। एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी का थोड़ा सा इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको v को मैं पोटेंशियल एनर्जी से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, v का एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पर रखो, क्या आएगा देखो ध्यान से, हाफ एम वी स्क्वायर आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप का होल स्क्वायर। इधर साफ कर देता हूँ मैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? पक्का? ओके, सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर यानी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, और आर कैप का स्क्वायर, ये तो यूनिट वेक्टर होता है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, फिर से आर कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और फिर लास्ट टर्म क्या आएगा 2ab वाला टर्म, तो ab में आर कैप और थीटा कैप आएगा, बट इनका मतलब डॉट प्रोडक्ट एक तरह से आएगा, और आर कैप थीटा कैप तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओपन कर दो इसको, क्या जाएगा यहाँ से, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम लोगों ने लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या आया था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, थीटा डॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास एल बाई एम आर स्क्वायर, एल बाई एम आर स्क्वायर, ताकि वहाँ पर रखो, क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू आ गई हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट की जगह इसका रख दो तो स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर पावर 4 प्लस वी, सही है। क्या आ गया, ई इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एक एम ने एक एम को मार दिया, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर मर गए, यहाँ बचा क्या, एल स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी। बहुत ध्यान से देखो तो जो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, तो आपको ये आर डॉट क्या होता है, एक तरह से वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन, तो ये तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म क्या है, फिर ये पोटेंशियल एनर्जी में लिखा था, ये टर्म और ये टर्म मिला के बनती है टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। क्या बनती है, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, वी इफेक्टिव डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, क्या, वी इफेक्टिव, ठीक है। तो ई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव, जहां पे वी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? सही है ना, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस वी इफेक्टिव। ओके, इस कन्वर्सेशन के साथ में ही हम लोग अब इसके पाथ्स को समझना शुरू करेंगे, किस तरह से इसके पाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है दिस इज द एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और यहाँ से पाथ को समझना थोड़ा सा आसान होता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें, तो किस तरह से आएगा उसको समझेंगे, तो हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि हम पाथ को किस तरह से समझेंगे, ठीक है। इसको बता रहा हूँ, तो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया, टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई दैट इज इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी।
ये बात आई। अच्छा, अब हम एक पर्टिकुलर फोर्स को उठाएंगे। कौन सा फोर्स? एक पर्टिकुलर सेंट्रल फोर्स उठाएंगे और उसके लिए बातें करेंगे, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए निकालेंगे और फिर उसके लिए हम पाथ को समझेंगे। ठीक है, ऐसे जनरल किसी भी फोर्स के लिए तो पाथ नहीं समझ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए पाथ को समझेंगे। तो जो हम फोर्स लेंगे दैट विल बी इनवर्स स्क्वायर फोर्स, मतलब इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ समझते हैं, जो फोर्स को रिलेशन हम लोग लिखते हैं। यानी फोर्स जो हम पर्टिकुलर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर, माइनस के बाई आर स्क्वायर। इसको इनवर्स स्क्वायर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, इनवर्स स्क्वायर है, इनवर्स में स्क्वायर है आर का, तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इसके केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसके केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी वी इज इक्वल टू के बाई आर, के बाई आर। कोई कंफ्यूजन? सही है ना, माइनस के बाई आर करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे माइनस मत लिखो, सिंपल के बाई और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बेसिकली रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप माइनस मत लिखो, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, वी को उठा करके यहाँ रखो, तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर माइनस के बाई आर। ठीक है, वी इफेक्टिव क्या आ गया यहाँ से? वी इफेक्टिव आ गया एल स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर माइनस के बाई आर, माइनस के बाई आर। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा प्लॉट करके देखते हैं, इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। इधर आर, इधर हमारा वी इफेक्टिव। ठीक है, इधर हमारा वी इफेक्टिव। होता क्या है व्हेन जब आर की वैल्यू, जब आर की वैल्यू काफी कम होती है, जब अब सोचो, खुद सोचो, जब आर की वैल्यू काफी कम होगी तो आर स्क्वायर और भी कम होगा, यानी डिनोमिनेटर में बहुत कम क्वांटिटी होगी, तो ये वाला टर्म जो होगा बहुत बड़ा होगा और ये वाला टर्म उससे छोटा होगा, तो ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा। जब ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा तो 1/r स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा? कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का 1/r स्क्वायर का ग्राफ होगा। और -1/r का ग्राफ किस तरह का होगा? -1/r का ग्राफ किस तरह का होगा? -1/r का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, धीरे धीरे घटेगा और ये क्या होगा? थोड़ी तेजी से घटेगा। ये 1/r स्क्वायर का है ग्राफ और ये -1/r का ग्राफ है। अब वास्तविकता में जब r की वैल्यूज बहुत छोटी होंगी तो ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, और जब r की वैल्यू बड़ी होगी तो डिनोमिनेटर में r स्क्वायर करेंगे उसका, तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? फिर ये टर्म थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब r की वैल्यूज काफी कम है तो ये वाला ग्राफ हमारा मेन होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा मेन होगा। और ध्यान से देखो तो ये वैल्यू जो है एक जगह पर जीरो भी हो रही है। जीरो कहां पर हो रही है? ध्यान से देखो, जीरो कहां पर हो रही है? जहां पे आर की वैल्यू, जहां पे आर की वैल्यू आप काट पीट के देखो, इसको आर कट जाएगा, ये आ जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर बाई 2m के, आर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर बाई 2m के। वहां पर जो वी इफेक्टिव है जीरो है, यानी मान लो यहाँ कहीं पर वो वैल्यू है, यहाँ कहीं पर वो वैल्यू, जहां पर या इधर और पास मान लो, ठीक है, जहां पर हमारा वी इफेक्टिव जीरो हो रहा है, यानी ये क्वांटिटी आकर के जीरो हो जाएगी, ये क्वांटिटी आकर के जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? धीरे 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 जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा? ये क्वांटिटी और जाएगी, और उसके बाद में जब आगे वैल्यूज बढ़ेंगी, अभी और जा रहा है, इसका जब आगे वैल्यूज बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा कि अब ये वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा, तो ये वाला कर्व जाकर के इसमें मिल जाएगा। जब आर की वैल्यूज और बढ़ाओगे इस तरह से, इसमें जाकर के इस तरह से मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इन द केस ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। इस तरह का ग्राफ आता है इसका। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करो, बस इस तरह का जो दिखता है कुछ। ओके, ये होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी या वी इफेक्टिव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता पक्का? अब मान लो कि आपकी जो टोटल एनर्जी पार्टिकल की वो यहाँ कहीं पर है, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, ई से दिखा लो। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी। और बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर टोटल एनर्जी में ये है, टोटल एनर्जी ये है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कहीं पर है। तो वो ध्यान देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि टोटल एनर्जी की वैल्यू, मान लो, अच्छा इस पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी ये है, ठीक है, और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये है। यानी इतनी जो जगह होगी वो कौन भर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी।
भाई पोटेंशियल यहीं तक आ पा रही है, यानी जब काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी तभी तो पोटेंशियल होगी, यानी अच्छा यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा इस जगह पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही, सॉरी जो टोटल एनर्जी है वही पोटेंशियल, यानी यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी यानी यहाँ से पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, यहाँ से जब पार्टिकल आगे नहीं जाएगा और ऑब्वियस सी बात नहीं जाएगी क्योंकि उधर से पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब उधर वाला जो रीजन है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, मतलब वहाँ पे पार्टिकल जा ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ से पार्टिकल पलटी मारेगा और फिर इधर जाने पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं आएगा जहाँ से पार्टिकल कुछ बाउंड हो, यहाँ पे पार्टिकल बाउंड नहीं होगा, यानी यहाँ से क्या होगा कि पार्टिकल एक जगह तो आपका बाउंड होगा, दूसरी तरफ बाउंड नहीं है। इस तरह का जो पाथ यहाँ पर बनेगा दैट विल बी हाइपरबोला, दैट विल बी हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला। बात समझ आ रही है? कब हाइपरबोला बन रहा है? जब e की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जब e की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ओके, जब e की वैल्यू मान लो बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो है, e की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे क्या है e की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर e की वैल्यू जीरो होगी, उस केस में जो पाथ बनेगा कुछ कुछ ऐसा होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा और पाथ बन जाएगा हमारे पास पैराबोला, वो इक्वेशन से समझ आ जाएगा। हालांकि हम लोग डिराइव नहीं करने जा रहे हैं वो इक्वेशंस, बट आप अगर डिराइव करेंगे तो आपको इक्वेशन समझ आ जाएगा, यहाँ पर हाइपरबोला बनेगा और यहाँ पर पैराबोला बनेगा। लेकिन जब आप आ जाओ मान लो यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आ जाओ इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, फिर इज लेस देन जीरो है तो ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल यहाँ कहीं पर है उसकी एनर्जी अभी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ कहीं पर आएगा तो फिर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, फिर से काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी वो पार्टिकल जो होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट आपका R1 है, ये पॉइंट आपका R1 है और ये पॉइंट आपका R2 है, तो वो R1 और R2 के बीच में ही, R1 और R2 के बीच में ही लगातार मोशन करता रहेगा, और इस तरह का मोशन जो आएगा उसका पाथ आएगा दैट विल बी एलिप्स इन द केस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट विल बी एलिप्स। अच्छा ये निकालते कैसे, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एलिप्स आएगा, ये पैराबोला आएगा, ये हाइपरबोला आएगा, ये कैसे करते हैं? हमें पता है टोटल एनर्जी हमको पता है। अच्छा भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, तो इसमें से आप क्या करो, ये R एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से आप R को सॉल्व करो। वैसे कैसे आएगा देखो, कहाँ लिख दूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, हाफ mr डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू e माइनस एल स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस v, ठीक है। 2m को उधर भेज दो, 2/m ये आ जाएगा, और स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। और ये क्या है dr बाई dt, तो dr इधर कर दो और dt इधर कर दो, और क्या कर दो इसको इंटीग्रेट, समझ रहे हो ना? इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, ठीक है ना, इस वाले टर्म को उठा करके इस तरफ लाएंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास dr बाई दिस टर्म इज इक्वल टू dt, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे क्या r एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, r एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, हमें r एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा। ओके, जब हमें r एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा उसके बाद हम थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t निकालेंगे। क्या करेंगे? थीटा एज अ फंक्शन ऑफ t निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास L क्या था हमारे पास mr स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ से थीटा डॉट क्या आ जाएगा, ये तो भाई कांस्टेंट है ना, यहाँ से क्या जाएगा, थीटा डॉट इज इक्वल टू L बाई mr स्क्वायर, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू dt आ जाएगा, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और हमें r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वहाँ से मिल चुका है, यहाँ से आप t को एलिमिनेट करोगे, r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हमें पाथ मिल जाता है, वो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, पाथ मिल जाता है कि किस तरह का पाथ आपका आएगा डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे लिखी हुई है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी क्या पाथ आएगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वास्तविकता में जो पाथ आता है उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, उसका फॉर्म जनरल फॉर्म, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बोलने का मतलब किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, बट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो डिफरेंट इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। क्या होता है, r इज इक्वल टू r0/1 माइनस ई कॉस थीटा। यहाँ देखो r और थीटा में एक रिलेशन है, e क्या है, e होती है इसेंट्रिसिटी,
और इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ इसेंट्रिसिटी, आर की वैल्यूज जो ये होती है वो अलग अलग होगी और पाथ जो होगा वो अलग अलग होगा। क्या बात यहाँ तक कुछ समझ आ रही है, कुछ कुछ आ रही है? ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी और बातें करेंगे, इस पे थोड़ी सी और बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई, किस तरह से हम लोग पाथ फाथ निकालते हैं, यहाँ पे आर का किस तरह से एक्सप्रेशन आया। वो लंबी सी कैलकुलेशन हो कि यहाँ पर ये आप एक्सप्रेशन निकाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं इस पर हम लोग कल बात करेंगे, बाद की क्लास में। इस यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेते हैं। ठीक है, अब लेंगे इसका आगे का जो टॉपिक है वो करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगर कोई डाउट है अभी तक की क्लास में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन, सॉरी नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स अपलोड करता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे अपन बात कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी करना है कर लो और वहां पर बात कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर के देखो, जरा विजिट करो एक बार चैनल किस तरह का है। ठीक है, बाकी खुद समझदार हो, सब्सक्राइब मानो कर लेना, वीडियो को लाइक पसंद, मतलब जो भी करना हो कर लो यार। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।